नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं भौतिक भूगोल। और इसके पहले हमने जो पढ़ा है वो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा है, साथ में हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा हमने अक्षांश और देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। और अब हम जो पढ़ने वाले भौतिक भूगोल के अंतर्गत 4 चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्थलमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल और जैवमंडल। तो हम सारे टॉपिक को एक एक करके यहाँ कवर करेंगे। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में दिखेगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये देखिए, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, आपको सारे कहाँ दिखेंगे? आपके सिलेबस में। तो इन सभी चीज़ों को हम और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी कुछ सिद्धांत है, वो हम सारी चीज़ यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। जैसे कि हमने देखे थे, आंतरिक संरचना के अंतर्गत उसकी 3 प्रकार की चीज़ें होती है, भूपर्पटी होती है, मेंटल होता है और क्रोड होता है। इसके अलावा हम चट्टानें देखेंगे, चट्टानें भी 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा अंतर्जात बल होता है, मतलब पृथ्वी की जो सारी चीज़ें हैं वो एक स्थायी रूप से नहीं है, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे जो प्लेट होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती है। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं, कुछ समय समय पर हमको ज्वालामुखी, भूकंप या सुनामी नज़र आती है, तो वो सभी बल के कारण होता है। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, देखिए, अंतर्जात होता है और एक बहिर्जात होता है। दोनों बल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत देखेंगे। इसके अलावा हम 2 चीज़ और, जैसे कि महाद्वीप और प्रमुख जो प्रायद्वीप है वो भी देखेंगे, और भूपटल के प्रमुख उच्चावच। अब प्रमुख उच्चावच के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे पर्वत है, साथ में हम देखेंगे पठार। इसके अलावा हम देखेंगे मैदान के अलावा हम जो झील है, नदी है, हिमनद है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए हम स्थल मंडल को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम जलमंडल को देखेंगे, फिर हम वायुमंडल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जैव मंडल को कंप्लीट करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा भौतिक भूगोल यहाँ कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की, यानी कि पृथ्वी जो हुई है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पे हमको कुछ सिद्धांत नज़र आते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले अगर बात करें तो एक छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, मतलब बहुत घनत्व जिसका ज़्यादा था, वो एक पिंड था, ठीक है। और इसमें अचानक विस्फोट हुआ। तो आपको पता है यहाँ बहुत सारी आकाश गंगाएं नज़र आई, ठीक है। आकाश गंगाएं नज़र आई तो धीरे धीरे ये बढ़ते गई, यानी कि एक जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आपको लाखों आकाश गंगा की से मतलब एक संख्या मिल जाएगी। और आकाश गंगा के अंदर आपको, मतलब एक आकाश गंगा के अंदर आपको लाखों अरबों तारों का समूह मिल जाएगा। और तारे जो होते हैं उसी में से एक सूर्य भी है, ठीक है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और सूर्य आपको पता है, सूर्य के आसपास टोटल जो है 8 ग्रह चक्कर लगा रहा है। 8 ग्रह में से हमारी जो है एक पृथ्वी भी शामिल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, यहाँ तारे हैं, तारे यानी सूर्य का निर्माण हो गया। तो ये अन्य ग्रह का निर्माण कैसे हुआ? तो अन्य ग्रह में हमारी पृथ्वी भी आती है। तो उस पृथ्वी के निर्माण के संबंध में ही हम उत्पत्ति देखेंगे, साथ में हम देखेंगे उसके कुछ सिद्धांत है, मतलब अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से यहाँ उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत दिए हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अगर देखें तो समय समय पे हमको विभिन्न विद्वानों और संस्थाओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए नजर आए। और प्रारंभ में धार्मिक विचारधाराओं का भी अधिक महत्व रहा है, मतलब जब शुरुआती दौर था उस समय। इसके बाद हम देख सकते हैं एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1749 की अगर बात करें तो ये फ्रांस के थे, यानी कि हम उनको क्या बोल सकते हैं? फ्रांसीसी बोल सकते हैं। और ये फ्रांस के क्या थे? वैज्ञानिक थे। और नाम क्या था इनका? नाम था इनका कास्ते द वफन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1749 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द वफन, इनके द्वारा सर्वप्रथम, यानी कि प्रथम रूप से तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। और इसी संबंध में हम देख सकते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक पहल की शुरुआत हुई थी। किन्होंने शुरुआत की थी? कास्ते द वफन ने। इसके अलावा वर्तमान समय में जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर बात करें, पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रकार के वैज्ञानिक मत हमको दिखते हैं। जैसे कि हम पहले देखें, सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे, तो अद्वैतवादी दिखते हैं, ठीक है। और एक दिखते हैं द्वैतवादी। तो अद्वैतवादी का मतलब क्या होता है? अद्वैतवादी का मतलब होता है, इन्होंने एक तारा, मतलब सौर मंडल में जो ग्रह की उत्पत्ति हुई है उसकी उत्पत्ति में एक वस्तु अर्थात एक तारे का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे हम याद क्या रख सकते हैं? एक तारे का सिद्धांत, इसलिए इनको बोला जाता है अद्वैतवादी। और द्वैतवादी यानी कि 2 तारे का सिद्धांत। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लीजिए, अद्वैतवादी यानी एक तारे का सिद्धांत। तो इन्होंने जो ऊपर वाले अद्वैतवादी, इन्होंने एक तारे का सिद्धांत, यानी कि एक ही तारे से जो अन्य ग्रह है उनकी उत्पत्ति यहाँ पे मानी है। और द्वैतवादी वालों ने क्या माना है? 2 तारे की मानी है। तो अद्वैतवादी में हमको 2 व्यक्ति देखने को मिलते हैं, मतलब 2 जो
है, एक प्रकार से संकल्पना है, सिद्धांत है, वो देखने को मिलते हैं। तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, लाप्लास यानी कि ये व्यक्ति जो थे मतलब जो लाप्लास थे एक व्यक्ति थे जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। तो हम यहाँ देख लेते हैं ये कहाँ के थे, या आप थोड़ा सा हिंट रखिए, फ्रांस के विद्वान या हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये लाप्लास। और इन्होंने 1796 में ये परिकल्पना दी निहारिका वाली। निहारिका यानी जो गैस होती है, धुआं होता है, उसका एक प्रकार से बहुत बड़ा एक प्रकार से क्षेत्र था, मतलब जो आकाशगंगा की श्रेणी में है, हम देख सकते हैं एक प्रकार से जो एक विशाल तप्त निहारिका है, उसमें एक छल्ले के समान जो आकृति है वो बाहर निकली, और इसी प्रकार वो धीरे धीरे 9 छल्लों में विभाजित हो गई और उन्हें एक प्रकार से ग्रह की श्रेणी में रखा गया। जैसे कि प्लूटो का ग्रह हटा दिया जाए तो अभी टोटल 8 ग्रह हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था कांट, है ना। अब कांट जो थे कहाँ के थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, तो आप यहाँ ध्यान में रखिए ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, ठीक है। आपसे सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डिटेल में यहाँ देखने के नहीं मिलेंगे। अगर प्री की अगर बात करें तो प्री में आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कांट थे वो किस पक्ष में थे, अद्वैतवादी थे या द्वैतवादी थे, ठीक है। और या फिर उनकी जो बाह्य राशि जो परिकल्पना है उसका पूछा जा सकता है कि इनकी परिकल्पना कौन सी थी। तो ये सिंपल सी बात है, आप यहाँ याद रख सकते हैं। और इन्होंने 1755 में वायव राशि की परिकल्पना को यहाँ पे क्या किया था, प्रतिपादित किया था। और इनके अनुसार अगर देखें तो केंद्र प्रसारित, मतलब एक प्रकार से जो बल है वो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल था। उसके प्रयास से एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से एक कई छल्ले अलग अलग हुए और उसके शीतलन से सौरमंडल का निर्माण हुआ, ऐसा इनका माना जाता है। मतलब ऐसा इनका मानना है, किसका, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे कांट, इनका मानना है। तो ये दोनों ही हमने देखे अद्वैतवादी थे, मतलब इनका जो कहना था कि एक तारे से सभी जो ग्रह है इनकी क्या हुई है, निर्माण हुआ है, एक प्रकार से उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा दूसरे जो पर्सन थे अद्वैतवादी थे। अद्वैतवादी में आपको 4 मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। पहले है चैम्बरलिन की ग्रहाणु एक प्रकार से परिकल्पना थी। तो हम अगर द्वैतवादी की बात करें, 2 तारे का सिद्धांत इन्होंने माना है, यानी कि सूर्य के पास में 2 तारे थे तो उनके कारण यहाँ पे हमको ग्रह का निर्माण देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो ये क्या थे, द्वैतवादी थे, जैसे कि हमको देखने को मिल रहा है। और इसका प्रतिपादन हम देख सकते हैं चैम्बरलिन और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन 1905 में इसका प्रतिपादन किया था। और ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है ऐसा इनका मानना था, बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये इन्होंने क्या कहा है कि जो ग्रह है उनका निर्माण कैसे हुआ है, ठोस पिंड से हुआ है। और प्रारंभ में ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, मतलब एक सूर्य था तथा दूसरा एक अन्य भ्रमणशील तारा था। तो द्वैतवादी सिद्धांत, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने ये ग्रहाणु परिकल्पना दी है, किसने, चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा 1905 में। और ठोस पिंड से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा एक और है, हम देख सकते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय मतलब जैसे ज्वार भाटा, यानी कि जो तरंगे ऊपर जाती है नीचे जाती है, इस प्रकार से कुछ इनका मानना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यह आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक माना जाता है, मतलब जो आधुनिक जो सिद्धांत है उनमें से एक इसको माना जाता है, जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना है। और जेफरीज, एक प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं जेफरीज भी इसमें शामिल है, जेम्स के साथ जेफरीज भी। इन्होंने 1919 में, दोनों ने 1919 में ये ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। और इनके अनुसार सौरमंडल का निर्माण एक सूर्य और एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं एक प्रकार से। फिर रसेल द्वैतारक जो है उसकी परिकल्पना या संकल्पना हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं सिद्धांत जीन्स व जेफरीज की परिकल्पना में से ही एक प्रकार से संशोधन माना जाता है, मतलब जो ऊपर वाला था उसका संशोधन किसने किया, उसका संशोधन किया ये व्यक्ति ने, रसेल की द्वैतारक संकल्पना ने। इसमें रसेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन हम देख सकते हैं सूर्य और ग्रह की वर्तमान दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता जैसे समस्याओं का समाधान हेतु किया था। तो ये सिंपल सी बात है। फिर लास्ट एक और देखते हैं आटो स्मिथ की जो अंतर तारक धूल परिकल्पना है, इसकी बात करें तो इसका प्रतिपादन इन्होंने 1943 में किया था। और इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक तो इन्होंने बोला है गैस से और दूसरी इन्होंने बोला है धूल
कणों से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है ग्रहों की। तो ये सारी जो परिकल्पना हमने देखें, अद्वैतवादी और द्वैतवादी परिकल्पना। इसके अलावा कुछ और है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब हम इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आधुनिक सिद्धांत। अब आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आपको पता होगा, जब हम शुरू में पढ़े हैं तो हमने पढ़े थे बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत आपने जो है देखा होगा, इसका प्रतिपादन हमने पढ़े थे जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर ने इसका प्रतिपादन किया था। अब जो जॉर्ज लेमेंटियर ने है, उन्होंने यहाँ पर ब्रह्मांड, आकाशगंगा एवं सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना है। बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुई है, आज से लगभग 15 अरब, या फिर हम बोल सकते हैं कहीं कहीं आपको 13.5 दिखता है, तो आप ज़्यादा यहाँ लोड नहीं लेना है, ठीक है। एक मतलब लगभग एक डाटा आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ 15 अरब वर्ष पहले यहाँ घने पदार्थ वाले जो है विशाल अग्निपिंड की आकस्मिक जोरदार विस्फोट हुआ, और उससे जो विकिरण उत्पन्न हुई है उसी के कारण हम देख सकते हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है। और एक और वैज्ञानिक है यहाँ पे हम देख सकते हैं यूएसए, यानी कि अमेरिकी वैज्ञानिक, जिनका नाम था एलन गुथ। एलन गुथ ने जो है बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्या के समाधान में अक्षम पाया और स्फीति सिद्धांत दिया। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था स्फीति सिद्धांत। तो ये आप याद रख सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है हमारी उत्पत्ति से संबंधित हमने संकल्पना देख ली है। इसके बाद हम देखने वाले हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास यानी कि इसके आंतरिक एक प्रकार से हम देखें तो इसका जो इतिहास है, कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, अंदर जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं जैसे पर्वत, पठार, जीव जंतु, महासागर, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कैसे कैसे उत्पन्न हुई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एक यहाँ देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं जो उल्का पिंड होते हैं एवं जो चंद्रमा होते हैं, उनकी चट्टानों के नमूनों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो आयु है वो हमको क्या देखने को मिलती है। तो एक आयु आप अनुमानित रूप से देख सकते हैं। हमने जब शुरू में बात किए थे 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष हमको इसकी आयु देखने को मिलती है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पत्थर के नमूनों को रेडियोधर्मी तत्वों के परीक्षण से या उसके हम देख सकते हैं, मतलब रेडियोधर्मी जो परीक्षण है उससे, मतलब उसके 3.9 बिलियन जो है वर्ष पुराना होने का पता चला है। रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन द्वारा पृथ्वी की आयु की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकी है। इसके अलावा जो पियरे क्यूरी है, पियरे क्यूरी एवं जो एक रदरफोर्ड है, तो ये व्यक्ति थे रदरफोर्ड, पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड, इन्होंने मतलब इनके आधार पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आयु 2 से 3 अरब वर्ष अनुमानित की है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हमने अभी पढ़े हैं जो वैज्ञानिक थे कास्ते द बफन। तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम, यहाँ हम बोल सकते हैं भूगर्भिक इतिहास का जो प्रतिपादन किया था वो कास्ते द बफन ने किया था। इसके अलावा वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को कई ईरा यानी कल्प में विभाजित किया है। तो ये हम देख सकते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम, कल्प को क्या बोला जाता है? ईरा। इसके अलावा जो कल्प है, कल्प पुनः क्रमिक रूप से युगों में विभाजित है, मतलब इनको कहाँ विभाजित कर दिया गया है? युगों में। युगों को बोला जाता है इपोक। तो इपोक आपको इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और प्रत्येक युग जो युग है प्रत्येक युग के किस में बटे हुए हैं? ये उनके उपभागों में, जिन्हें हम बोल सकते हैं शक, इसमें बटे हुए हैं। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए एक जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हम एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आद्य कल्प है जिसे प्री पैलियोजोइक बोलते हैं। तो प्री पैलियोजोइक, इसकी हम देख सकते हैं आयु की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 2 चीज़ें हमको देखने को मिलती है, एक तो आर्कियन काल मिलता है और एक प्री कैम्ब्रियन मिलता है। इसके अलावा पुराजीवी महाकल्प को पैलियोजोइक बोलते हैं,
मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प की अगर बात करें तो इसको मेसोजोइक बोलते हैं। और इसके अलावा नवजीवी, नवजीवी यानी कि सेनोजोइक। और जो लास्ट है नूतन महाकल्प, नूतन महाकल्प यानी कि न्योजोइक। तो ये 5 महाकल्प देखने को मिलता है और इनको युग में बांटा गया है, युग को फिर शक में बांटा गया है। तो आदि महाकल्प अर्थात जो प्री पैलियोजोइक है, प्री पैलियोजोइक को 2 भागों में बांटा गया है, आर्कियन काल और प्री कैम्ब्रियन काल। तो आर्कियन काल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 800 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, ये हमको इस काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब प्रारंभ यहाँ पे मिलता है और समाप्ति कहाँ पे मिलती है, 700 मिलियन, ठीक है, वर्ष पूर्व। मतलब एक प्रकार से देखें तो 800 मिलियन वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हुआ था और 700 मिलियन वर्ष पूर्व ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। और टोटल अगर देखें तो यहाँ पे हमको टोटल 100 मिलियन वर्ष इसकी अवधि देखने को मिलती है। इसके अलावा अब 700 में ख़त्म हो गया, तो ये कब शुरू हो गया ये वाला, ये 700 में शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ, 600 में। तो दोनों जो है 100 मिलियन वर्ष यहाँ पे इनकी अवधि हमको देखने को मिलती है। आगे हम अभी देखेंगे सभी के बारे में विस्तार से, हम थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देख लेते हैं। फिर पुराजीवी महाकल्प की अगर बात करें तो इसमें आपको कितने युग देखने को मिलते हैं, देखिए, कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, इसके बाद डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मिनियन काल। तो यहाँ पे हमको टोटल मिलाकर 6 काल देखने को मिलते हैं, 6 युग देखने को मिलते हैं। तो 6 युग की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ये 600 मिलियन में इसका प्रारंभ होता है, ये 500 मिलियन में इसका प्रारंभ होता है, ये 440 में, 350, इसके अलावा हम देख सकते हैं ये 350 नहीं, ये वाला जो है ये 400 में होता है और ये 350 में और ये होता है 270 में। तो मिलियन वर्ष पूर्व मतलब यहाँ से हम ये गणना कर सकते हैं, 600 से 500 रहा, 500 से 440 रहा, 440 से 400 रहा, ये सभी मिलियन वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो आप ये ध्यान में रखिए, सभी मिलियन वर्ष पूर्व है, यानी कि 270 मिलियन वर्ष पूर्व। अब इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा मध्यजीवी जो महाकल्प है। उसकी बात करें तो इसमें 3 देखने को मिलते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल। तो यहाँ ट्रियासिक की अगर बात करें तो ट्रियासिक युग आपको कब से देखने को मिला, ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व देखने को मिला। इसके अलावा ये 180 मिलियन वर्ष पूर्व देखने को मिला और ये मिला 135 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो अब जो कहाँ तक हुए हैं ये आप धीरे धीरे इस प्रकार कैटेगराइज कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक चले। फिर नेक्स्ट जो है नवजीवी महाकल्प। तो नवजीवी महाकल्प की अगर बात करें हम यहाँ पे तो ये कब से कब तक शुरू हुआ, मतलब यहाँ हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत 5 युग हमको देखने को मिलते हैं, पैलियोसीन, एओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो पैलियोसीन की अगर बात करें हम यहाँ पे तो पैलियोसीन हमको 70 मिलियन वर्ष पूर्व देखने को मिलता है और ये 60 मिलियन वर्ष पूर्व, ये 40 मिलियन वर्ष पूर्व, प्रारंभ, ये सभी प्रारंभ है। ठीक है, मेरे द्वारा जो लिखा जा रहा है सब प्रारंभ है और ये 11 मिलियन वर्ष पूर्व। इसके अलावा प्लीस्टोसीन जो काल है और होलोसीन जो है ये यानी कि अभिनव काल है नूतन महाकल्प के अंतर्गत, तो इनका मिलता है ये 1 मिलियन वर्ष पूर्व मिलता है और ये 10,000 साल पूर्व, यानी कि हम देख सकते हैं, ये देखिए ये बहुत मतलब एक प्रकार से अभी सबसे नया है होलोसीन या अभिनव काल जिसे हम बोलते हैं। तो ये सभी हमने देख ली यहाँ पे कब कब ये शुरू हुआ है, कुछ जानकारी इनके बारे में हम बटोर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हम देख सकते हैं यहाँ पे आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प को क्या बोला जाता है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक इसको ईरा बोलते हैं। तो ईरा यानी कि महाकल्प या कल्प हम इससे बोल सकते हैं। अब आर्कियन काल, आर्कियन काल के नाम से ही जाना जाता है, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। जैसे आर्कियन काल की बात करें तो सबसे पहले ये इनकी शुरू मतलब सबसे पहले का काल है और जीवाश्म यहाँ पे नहीं था, ये आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो ग्रेनाइट थी, ग्रेनाइट हम देख सकते हैं ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है, और एक होती है नीस, ये सभी चट्टान थी, इनकी हमको काफ़ी प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। और इसी में हम एक प्रकार से देख सकते हैं सोना और प्लस लोहा यहाँ देखने को मिलता है, किसमें, ग्रेनाइट और नीस में। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा इसी काल में कनाडियन और फेनोस्कैंडिया सील्ड निर्मित हुई है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मतलब जो कनाडियन है प्लस फेनोस्कैंडिया, इनका यहाँ पे हमको क्या मिलता है, ये निर्माण इनका देखने को मिलता है, कनाडियन और फेनोस्कैंडिया का।
तो ये सारी चीज़ हो गई किसके संबंध में, आर्कियन काल के संबंध में, यानी कि जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था। ग्रेनाइट और नीस यहीं पे हमको देखने को मिलती है, काफ़ी प्रधानता थी। सोना और लोहा इसमें पाया जाता है, और कनाडियन और फेनेस्टेंडिया जो है इसी काल में निर्मित हुए। अब प्री कैम्ब्रियन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत हम देख लेते हैं, इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले जो रीढ़ विहीन जो जीव थे, रीढ़ विहीन जीव, इनका प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि उत्पत्ति इनकी शुरू हो गई। और इस काल में गर्म सागर मुख्यतः नर्म त्वचा वाले, गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाले जो रीढ़ विहीन जीव है उनकी उत्पत्ति या वो पाए गए यहाँ पे। इसके अलावा समुद्रों में रीढ़ विहीन जीवों का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ हम देख सकते हैं, समुद्रों की बात करते हैं तो समुद्रों में भी क्या हुआ, जो रीढ़ विहीन जीव है उनका प्रादुर्भाव हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा स्थल भाग क्या था, अभी भी जीव रहित था। तो स्थल भाग में जीव थे क्या, नहीं थे, ये आप ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें उनका निर्माण हुआ। तो आज की डेट में जब अरावली पर्वत की अगर बात करूं मैं, भारत के अंतर्गत है, तो ये अवशिष्ट श्रेणी के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जिनका जो निर्माण है बहुत पहले हो चुका है और वो धीरे धीरे अपक्षय अपर्दन की क्रिया से धीरे धीरे वो है नहीं के बराबर है, तो इसके कारण उनको अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में बोला गया है। इसके अलावा अरावली पर्वत और जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, इसी प्री कैम्ब्रियन काल में देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान में रखिए यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो होता है पुराजीवी महाकल्प। अब पुराजीवी महाकल्प को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पैलियोजोइक ईरा। तो आप ये देख सकते हैं पैलियोजोइक ईरा। इसमें हम देख लेते हैं एक एक करके। तो इसमें 6 प्रकार यहाँ पे 6 युगों में बांटा गया है। तो 6 युग कौन कौन से, एक तो है कैम्ब्रियन, तो हम जिसके बारे में देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, स्थल भागों पर समुद्र का अतिक्रमण हो गया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हुआ था, समुद्रों का अतिक्रमण। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि जो अवसादी सेल थी उसका निर्माण भी इसी काल में हुआ। तो अवसादी सेल क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, परंतु आप देख सकते हैं आग्नेय सेल से ही अवसादी सेल बनती है। तो अवसादी सेलों का निर्माण भी क्या हुआ, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण भी इसी में देखने को मिलता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण इसी काल में देखने को मिलता है। इसी काल में हम देख सकते हैं, इस काल में जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार होता है। और इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा तथा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें हम देख सकते हैं कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ था। और पृथ्वी पर इसी काल में सर्वप्रथम हम देख सकते हैं वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति भी यहाँ पे होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो वनस्पति प्लस जीवों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। कब, कैम्ब्रियन काल में, मतलब जो पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत है। इसके अलावा हम देख सकते हैं ये जीव बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे, यानी रीढ़ विहीन थे। और समुद्रों में शैवाल की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है। तो यहाँ हम एक और चीज़ देख सकते हैं, समुद्रों में शैवाल तो आप सभी जानते होंगे, समुद्र में शैवाल कहाँ पर देखने को मिलती है, कैम्ब्रियन काल में। अब दूसरा हम देखते हैं ऑर्डोविशियन काल। ऑर्डोविशियन के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑर्डोविशियन इरा था उसके अंतर्गत समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना बस याद रख सकते हैं, समुद्र में रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। इसके बाद सिल्यूरियन काल की अगर बात करें तो सिल्यूरियन इरा जो था वहाँ पे हम देख सकते हैं पृथ्वी की कैलोडोनियन जो हलचल थी वो उससे प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, कौन सी हलचल हुई थी, कैलोडोनियन। कैलोडोनियन हलचल के फलस्वरूप हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि जो अमेरिका में जो अपलेशियन है, अपलेशियन पर्वतमाला, मतलब हम आज की डेट में बोलें तो जो हमारी अरावली है, अरावली के समान ही अमेरिका में हमको अपलेशियन पर्वतमाला देखने को मिलती है। साथ में हम जो स्कॉटलैंड एवं स्कैंडिनेविया के जो पर्वत है उसका भी निर्माण हमको यहाँ देखने को मिलता है। स्कॉटलैंड प्लस स्कैंडिनेविया।
इनके पर्वतमाला भी जो है इनके पर्वतों का निर्माण भी इसी काल में देखने को मिलता है। फिर रीढ़ वाले जो जीव है सर्वप्रथम इनका आविर्भाव हुआ, यानी कि प्रादुर्भाव या उत्पत्ति इनकी हुई। तो हम यहाँ देख सकते हैं रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति यहाँ पे हमको देखने को मिलती है सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन में ये बन जाता है सर्वप्रथम रीढ़ वाले जो जीव है उसकी उत्पत्ति किस काल में हुई, तो आपको बताना सिलुरियन काल में। इसके बाद समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति भी यहाँ हमको देखने को मिलती है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं मछलियों की उत्पत्ति। इसलिए इसे जो है रीढ़ वाले, मतलब जो रीढ़ होती है, जो बैकबोन होती है हमारी, ठीक है, रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। इस काल में प्रवाल जीवों का भी विकास मिलता है। प्रवाल मतलब जो प्रवाल भित्ति होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के आसपास वो उसी से निर्माण, मूंगा चट्टान जिसे हम बोलते हैं। स्थल पर पहली बार पौधों का उद्भव भी हुआ, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पौधों का उद्भव कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मतलब स्थल पर पहली बार कहाँ पे, ये वाले जो काल है सिलुरियन काल में हमको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ यह काल जो है व्यापक कैलेडोनियन पर्वतीय हलचलों का काल भी कहा जाता है, जैसे कि हमने देखें अपलेशियन, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया, इन पर्वतों का निर्माण हुआ, इस कारण इसको एक प्रकार से कैलेडोनियन हलचल, जो पर्वतीय हलचल है उसका काल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप डिवोनियन काल। तो डिवोनियन काल की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो डिवोनियन काल जो है ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे विकसित हुई, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं काफ़ी मात्रा में यहाँ विकसित हुई, जिसके प्रमाण हम देख सकते हैं स्कैंडिनेविया, दक्षिण पश्चिम स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड एवं पूर्वी अमेरिका में भी काफ़ी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसी समय जो है सार्क मछली का भी यहाँ आविर्भाव हुआ। मछली की एक प्रजाति होती है सार्क, उसका भी यहाँ पे आविर्भाव हमको देखने को मिलता है, और इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, मत्स्य युग बोला जाता है, मछलियों का युग बोला जाता है। ठीक है, मत्स्य युग यानी कि फिश एज बोला जाता है। और इसी समय जो है उभयचर जीव, उभयचर जीव का मतलब क्या होता है, उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। इस प्रकार के जीवों को हम क्या बोल सकते हैं, एम्फीबियंस या उभयचर जीव इनको बोला जाता है। और एक प्रकार से जो फर्न वनस्पति है, एक प्रकार होता है वनस्पति का, फर्न वनस्पतियों का जो उत्पत्ति है वो इसी काल में हमको देखने को मिलती है। इनकी ऊंचाई जो थी 40 फीट तक थी, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद है कार्बोनिफेरस काल। तो कार्बोनिफेरस काल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो कैलेडोनियन हलचल है उसका स्थान जो है आर्मीनियन हलचलों ने ले लिया। मतलब अब इस काल में आपको कैलेडोनियन हलचल ना दिखकर क्या दिखेगी, एक नई हलचल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, आर्मीनियन हलचल, आर्मीनियन हलचल ये देखने को मिलती है, जिसमें हम देख सकते हैं मुख्य रूप से जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड हम बोल सकते हैं, साथ में हम बोल सकते हैं फ्रांस, इसमें सर्वाधिक ये प्रभावित हुआ है। और इस युग में उभयचरों का विकास व विस्तार काफ़ी तेजी से हुआ। रेंगने वाले जीवों का स्थल, मतलब एक प्रकार से जो रेंगने वाले जीव है उनका भी यहाँ पे हमको आविर्भाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें हम 100 फीट ऊंचे पेड़ भी यहाँ उत्पन्न हुए, और यह बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं, बड़े वृक्षों का काल किसे कहा जाता है, कार्बोनिफेरस को कहा जाता है। इस समय बने जो भ्रंश है उसमें पेड़ों के दब जाने के कारण यहाँ पे एक चट्टान, मतलब जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उनका निर्माण भी देखने को मिलता है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उनका निर्माण देखने को मिलता है कहाँ पे, कार्बोनिफेरस काल में। व्यापक रूप से हम देख सकते हैं कोयले का जो व्यापक निक्षेप है इसी कारण मिलता है, इसलिए इसे कार्बोनिफेरस कल्प या कोयला युग भी कहा जाता है। फिर देखते हैं पर्मियन जो काल है उसकी बात करें, तो पर्मियन काल जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं पर्मियन ईरा में बैरिसन हलचल हुई थी। तो ये देखिए, ये हलचल आप ध्यान में रख सकते हैं, एक के बाद एक ये बदलते जा रही है, बैरिसन हलचल। और इसमें हम देखें मुख्य रूप से तो यूरोप इसमें प्रभावित हुआ सबसे अधिक। ठीक है, जलवायु धीरे धीरे शुष्क होने लगी। बैरिसन हलचल के फलस्वरूप भ्रंशों के निर्माण के कारण यहाँ पे जो है एक जर्मनी के अंतर्गत हम देख सकते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट हम देख सकते हैं ये जंगल नहीं है, ये पर्वत है। ठीक है, और इसके अलावा एक और है बासजेज।
बासियस जो पर्वत है, भ्रंश पर्वतों का निर्माण हुआ काफ़ी यहाँ पे। स्पेनिश, मेसेटा, अल्ताई, तिएनसान, अपलेसियन, ये सभी जो है इसी काल में निर्मित हुए। ये सभी पर्वत है और इस समय स्थल पर जीवों व वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का विकास भी हमको देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो कल्प है, इसको बोलते हैं मध्यजीवी। ठीक है, तो मध्यजीवी को मेसोजोइक ईरा भी बोलते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, क्या बोला जाता है इनको? मेसोजोइक ईरा। किसको? मध्यजीवी कल्प को। अब इसमें मुख्य रूप से 3 भागों में इसको बांटा गया, यानी 3 युगों में बांटा गया। एक तो ट्रियासिक काल है, दूसरा हम देख सकते हैं जुरासिक, और तीसरा देख सकते हैं क्रिटेशियस। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रियासिक की। ट्रियासिक के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पर रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है इसको। धीरे धीरे जो है रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा ही विकास हो गया, इसलिए इसको रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं यह काल आर्कियोप्टेरिस की जो है उत्पत्ति का काल भी माना जाता है। तो ये देख सकते हैं हम आर्कियोप्टेरिस का की जो है उत्पत्ति का काल भी इसको माना जाता है। ये स्थल एवं आकाश दोनों में चल सकते हैं, चल सकते थे। मतलब जो आर्कियोप्टेरिस जो है इसकी उत्पत्ति कर बात करें तो ये एक प्रकार से स्थल और आकाश दोनों में चल सकते थे। इस समय तीव्र गति से तैरने वाले लावा स्टार यानी केकड़ा समूह प्रजाति का यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। केकड़ा आप जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो मछली रहती है, मछली की प्रजाति एक प्रकार से इनको बोला जाता है। इनका उद्भव यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। स्तनधारी भी उत्पन्न होने लगे, मांसाहारी, मत्स्यतुल, रेप्टाइल्स सागरों में उत्पन्न होने लगे, और मेंढक और कछुआ की भी उत्पत्ति यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। मेंढक व कछुआ की उत्पत्ति हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद एक काल आता है जिसको बोलते हैं जुरासिक। अब जुरासिक जो वर्ल्ड है, जुरासिक वर्ल्ड मूवी आपने देखा होगा तो आपको याद भी होगा काफ़ी। यहाँ देख लेते हैं। जुरासिक काल में मगरमच्छ के समान मुख और मछली के समान धड़ वाले डायनासोर जो रेप्टाइल्स है उनका विस्तार हुआ। तो हम एक प्रकार से बोलें डायनासोर का यहाँ पे जो है इनका विस्तार हुआ काफ़ी, और ये एक प्रकार से इस काल में जलचर एक प्रकार से अगर बोलें तो यानी कि जल में रहने वाले, उसके बाद है स्थलचर, और एक थे नभचर यानी आकाश में रहने वाले। तो ये जो 3 हैं, जलचर, स्थलचर, नभचर, तीनों का आविर्भाव यहाँ पे हुआ था। और जूरा पर्वत का संबंध भी इसी काल से, इसलिए इसको जुरासिक बोला जाता है एक प्रकार से। इसके बाद हम देख सकते हैं पुष्प युक्त वनस्पतियाँ भी यहाँ पे उत्पन्न होती हुई नजर आई। पुष्प युक्त वनस्पतियाँ भी हमको यहाँ देखने को मिलती है। प्रथम उड़ने वाले पक्षी का जो उद्भव है यहीं पे हमको देखने को मिलता है। उड़ने वाले पक्षी का उद्भव यहीं पे देखने को मिलता है। चूना पत्थर का जमाव इस युग की मुख्य विशेषता मानी जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्रिटेशियस काल। तो क्रिटेशियस काल की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो क्रिटेशियस काल में हम देख सकते हैं एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी जो पौधे हैं उनका विकास प्रारंभ हुआ। तो हम यहाँ देख सकते हैं एंजियोस्पर्म अर्थात हम बोल सकते हैं आवर्त बीजी। इस एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पौधों का विकास इसी काल में हुआ। बड़े बड़े कछुओं का उद्भव भी इस काल में देखा जाता है। मैग्नेलिया व पोपनार जैसे जो शीतोष्ण पतझड़ वन हैं उनका भी यहाँ विकास हमको देखने को मिलता है। तो ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। एक तो मैग्नेलिया है प्लस पोपनार, ये पतझड़ जो वृक्ष थे एक प्रकार से पतझड़ वृक्ष थे, इनका विकास भी इसी काल में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो उत्तरी पश्चिमी अलास्का है वो अमेरिका के अंतर्गत, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन के डोबर क्षेत्र व ऑस्ट्रेलिया आदि में खड़िया मिट्टी का जमाव भी देखने को मिलता है। रॉकीज व एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति यहाँ प्रारंभ हो जाती है। रॉकीज आप जानते होंगे, रॉकीज यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, व एंडीज यानी कि हम देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हम बोल सकते हैं। तो इनका जो उत्पत्ति का काल है वो क्रिटेशियस काल ही माना जाता है। दक्कन ट्रैप भारत के अंतर्गत व काली मिट्टी का जो निर्माण है इसी काल में हमको देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं हम नवजीवी महाकल्प की। नवजीवी मतलब नूतन महाकल्प की। नूतन महाकल्प के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको प्लिस्टोसीन और होलोसीन या अभिनव काल जिसे हम बोलते हैं, दो प्रकार के काल हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए एक प्रकार से नवजीवी या सेनोजोइक इसको बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने ये मध्यजीवी है, मध्यजीवी के बाद एक गायब है हमारा, तो नूतन पहले पढ़ लेते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं ये वाला, एक ब्रेक हुआ है, कौन सा, ये नवजीवी वाला। नवजीवी को क्या बोला जाता है, सेनोजोइक बोला जाता है, ये वाला, ठीक है। पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन और प्लायोसीन, ये 5 हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल इनकी देख लेते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला हम यहीं पे पढ़ लेते हैं इसको, कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पैलियोसीन की। तो पैलियोसीन के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो लेरामाइड हलचर है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, लेरामाइड हलचल। इसके अलावा क्या हुआ, जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण प्रारंभ हो गया था, तो यहाँ पे जो रॉकी पर्वत श्रृंखला उसका निर्माण यहाँ पे हुआ। इसके अलावा स्तनपाइयों का विस्तार भी हुआ। सर्वप्रथम स्तनपाई जीव व पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। तो यहाँ पे हमको स्तनपाई और पूंछ विहीन जो बंदर थे, पूंछ विहीन बंदर हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईओसीन की। तो ईओसीन के अंतर्गत हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ईओसीन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ज्वालामुखी, धरती के अंदर जो मैग्मा होता है वो लावा के रूप में बाहर निकलता है, उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी का उद्गार हमको यहाँ देखने को मिलता है। प्राचीन बंदर व जो गिब्बन म्यांमार में उत्पन्न हुए, हाथी, घोड़ा, इसके बाद गेंडा, सुअर आदि के जो पूर्वज हैं उनका आविर्भाव भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ईओसीन के अंतर्गत। फिर देखते हैं ओलिगोसीन की अगर बात करें तो ओलिगोसीन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, ओलिगोसीन में जो अल्पाइन पर्वतीकरण है, अल्पाइन जो पर्वतीकरण है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे, ओलिगोसीन में। और जो हिमालय की श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है, बृहद, लघु और शिवालिक। तो हम देख सकते हैं बृहद जो हिमालय है उसका निर्माण हमको कहाँ देखने को मिलता है, ओलिगोसीन में। फिर बात करते हैं मायोसीन। तो मायोसीन के अंतर्गत हमको बड़े आकार की जो शार्क मछली है, मछली का एक प्रजाति, तो बड़े आकार की शार्क मछली का जो उद्भव कहाँ पर देखने को मिलता है, मायोसीन में। इसके अलावा जल पक्षी जैसे हंस है, बतख है, पेंगुइन है, इन सभी का उत्पत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमको मायोसीन काल में इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं प्लायोसीन की। तो प्लायोसीन के अंतर्गत हम देख सकते हैं अमेरिका का विस्तृत मैदान है उसका विकास हुआ। यहाँ पे देखिए सार्क का क्या हो गया, विनाश हो गया। और जो यूएसए है, यूएसए की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मैदान है उसकी उत्पत्ति यहाँ देखने को मिलती है। मानव के जो पूर्वज है, ठीक है, मानव के पूर्वज अर्थात बंदर हम बोल सकते हैं, मानव के पूर्वज का विकास इसी काल में माना जाता है। और जो एक पर्वत श्रृंखला है भारत में हिमालय के अंतर्गत शिवालिक, तो शिवालिक हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो इसी काल में हमको देखने को मिलती है। उत्तरी विशाल मैदान भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे देखिए नवजीवी काल में जो 5 थे जो कि हमारे यहाँ स्किप हो गए थे वो हमने यहाँ देख लिए। अब हम देखने वाले लास्ट नूतन महाकल्प। तो नूतन महाकल्प के अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, प्लिस्टोसीन, होलोसीन अर्थात अभिनव काल हम बोलते हैं। तो प्लिस्टोसीन सिंपल हम देख सकते हैं, प्लिस्टोसीन के अंतर्गत हमको 4 हिमयुग देखने को मिलते हैं। कितने, 4 हिमयुग। जो हम देखें तो जैसे अलग अलग प्रकार से ये नाम इनके हैं, जैसे कि एक को गुंज नाम से जाना जाता है, एक को मिंडेल नाम से जाना जाता है, एक को रिस नाम से जाना जाता है और एक को बुर्म नाम से जाना जाता है। तो ये 4 है, 4 हिमयुग आए थे। और विभिन्न हिमकालों के बीच जो है अंतर हिमकाल भी देखे जा सकते हैं। तुलनात्मक रूप से हम देखें तो उष्ण काल था और मिंडेल व रेस के बीच का अंतर हिमकाल सर्वाधिक लंबी अवधि का था। उत्तरी अमेरिका में हमको इस समय जो है नेब्रास्कन, कंसान, इलोनोइन जो अलग अलग प्रकार के हिमकाल है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, परंतु इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है जो मानव है, मानव और जो अन्य स्तनपायी थे उन जीवों का क्या हुआ,
वर्तमान स्वरूप यहाँ हमको देखने को मिलता है। वर्तमान में जिस प्रकार मानव दिखता है उसी प्रकार यहाँ इनका स्वरूप देखने को मिलता है प्लीस्टोसीन काल में। होलोसीन की अगर बात करें तो होलोसीन के अंतर्गत यहाँ पे हिम की समाप्ति हो गई, यानी कि हिम युग जो था, हिम की समाप्ति हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। और इसके अलावा जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा कृषि कार्य, साथ में पशुपालन, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे प्रारंभ होती हुई दिखती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आयु के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पृथ्वी की आयु के लिए हम यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए। और धरती पर जो है जितने भी जीव है धरती पर, उन सभी जीवों में हमको क्या मिलता है, कार्बन देखने को मिलता है। इसके अलावा जीवों कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जीव और जो इनकी कार्बनिक पदार्थ है उनकी आयु को अगर निर्धारित करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, कार्बन डेटिंग विधि। तो ये आप दोनों चीज़ याद रख सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया भी मानते हैं। तो ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा यहाँ हम देखिए ये सारी चीज़ें एक प्रकार से मैंने फिर से यहाँ पर ला दिया हूँ, तो आप इनको जैसे प्री पैलियोजोइक यानी कि जो आद्य महाकल्प है, पैलियोजोइक ये हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से है, मेसोजोइक, सेनोजोइक जो हमने ऊपर देखे, और नियोजिक, ये सभी है। और सभी के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ देखिए इसको प्री पैलियोजोइक यानी कि कोई युग नहीं था, प्रथम युग कहाँ से चालू होता, पैलियोजोइक से। और सभी का यहाँ पे देखिए शक में डिवाइड किया गया है, आर्कियन। इसके अलावा हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन है, इसके अलावा कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डिबोनियन है, कार्बोनिफेरस है, पर्मियन है। और सबके जो समय काल है वो हम यहाँ देख सकते हैं, प्रारंभ यहाँ से हुआ, समाप्ति यहाँ हुई, और कुल कितने वर्ष यहाँ जो है इस काल की अवधि रही वो हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो आप एक बार इस जो है टेबल को एक प्रकार से देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैंने बताया भी था कौन सा काल कब से कब तक रहा, तो आप इस टेबल में अच्छे से और ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। कौन सी, एक प्रकार से हमने जो पृथ्वी की भूगर्भिक जो संरचना है, मतलब भूगर्भिक विकास है, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब पृथ्वी का जो आंतरिक विधि है, मतलब आंतरिक जो चीज़ है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो सारी चीज़ यहाँ पे हम विस्तार से देखेंगे। तो ये लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, मतलब ज़्यादा ये अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा लेक्चर जाएगा, तो इस कारण हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, मतलब कैसा लगा लेक्चर, जो भी चीज़ है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक करें। परंतु डिसलाइक करने से पहले आपको बताना है कि क्यों आप डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसका सुधार किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।